नमस्कार, एनडीटीवी के खास प्रोग्राम वोटर क्या बोला में आपका स्वागत है। मैं हूं जुल्फिकार अली। छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में मतदान हो चुके हैं। प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में बंद हो चुकी है। अब वोटर क्या बोल रहा है कि किस मुद्दे पर उसने क्या वोट किया है, तो वोटर ने क्या बोला है, इस पर हम छत्तीसगढ़ के जो प्रख्यात जर्नलिस्ट हैं उनसे बात करेंगे। हमारे साथ 6 जर्नलिस्ट हैं और सबकी अपनी अपनी पकड़ है और अलग अलग क्षेत्रों में उन्होंने काम किया है। तो हमारे साथ के शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। एजाज केसर जी हैं, जो अंग्रेजी के छत्तीसगढ़ में बड़े पत्रकारों में से हैं। त्र्यंबक शर्मा जी हैं, जो एक कार्टूनिस्ट हैं और अपनी कार्टूनिस्ट विधा से छत्तीसगढ़ की जो राजनीतिक नब्ज है और अलग अलग मुद्दों पर वो अपनी प्रस्तुति देते रहते हैं। उचित शर्मा जी हैं, जो ओवरऑल छत्तीसगढ़ के बारे में इनका बहुत अच्छी पकड़ है और कई सारे टीवी चैनलों में लगातार डिबेट में शामिल रहते हैं। यशवंत धोते जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और प्रिंट मीडिया से हैं। तोमर सर हैं, जिनको छत्तीसगढ़ के अलावा अगर देश में भी चर्चा करें तो उनके काफी अच्छी पकड़ है और तमाम मुद्दों को वो गहराई से समझते हैं। तो छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में सबसे पहले हम राजधानी रायपुर से शुरुआत करते हैं। के शर्मा जी हैं, उनसे पूछते हैं कि वोटर आखिर बोला क्या है, उसने कौन कौन से मुद्दों पर बात की है। तो आपका स्वागत है। पहले आपको क्या लगता है कौन कौन से मुद्दे पर छत्तीसगढ़ में, खासकर राजधानी में चुनाव हुए? देखिए, छत्तीसगढ़ में ही की बात करें तो रायपुर भी उसी के अंदर, चूंकि राजधानी है तो यहाँ से पूरे प्रदेश में एक वेब चलता है कहा जाए। तो उस तुलना से देखें तो जो महिलाओं का मुद्दा जो रहा है, युवाओं का मुद्दा रहा है, बेरोजगारी का मुद्दा के साथ साथ जैसे महतारी वंदन योजना के बाद किसानों को जो एक मुश्त राशि दी गई है, मुझे लगता है कि एक बड़ा विषय है कि पहली बार छत्तीसगढ़ के किसानों को एक साथ 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से यदि राशि पैसा मिल चुका है चुनाव के पहले। उसके साथ ही यहाँ पे आप देखेंगे राजधानी में महिलाओं व युवाओं के साथ साथ जो बहुत प्रमुख रूप से देखोगे तो ये तो किसानी जीत, राजधानी के 4 सीट विधानसभा रायपुर से आते हैं, लेकिन 5 अन्य विधानसभा छत्तीसगढ़ में है, वो आप देखेंगे तो एक किसान बहुल क्षेत्र आता है। चाहे दरसिंगा की बात करें, चाहे बलौदा बाजार की ले लें या भाटापारा की ले लें, अभनपुर का ले लें, यहाँ पे टोटल आप देखेंगे मूलतः जो ये कांग्रेस ने जो भार भराया है 1 लाख रुपए जो महिलाओं को प्रतिवर्ष देना है ना, तो इससे क्या फर्क पड़ रहा है? क्योंकि मौजूदा जो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने महतारी वंदन योजना शुरू की, वो भी बहुत बड़ा फैक्टर विधानसभा में रहा। अब 1 लाख का क्या मुद्दा महिलाओं को कनेक्ट कर रहा है? निश्चित रूप से कई लोगों को ऐसा लगता है कि ये सरकार बनेगी, केंद्र में आती है तो मिल जाएगा, लेकिन एक ट्रस्ट वाली बात महत्वपूर्ण आती है। मतदाता किस पर विश्वास कर रहे हैं। कई लोगों को ऐसा लगता है जो भाजपा जुड़े उनको लगता है कि हमको 1000 रुपए दे रहा है, ये विश्वास नहीं, हमको पैसा मिल रहा है। लेकिन दूसरी ओर जब बात आती है कि देख सकते, कई लोगों को ऐसा लगता है फार्म जिस तरह से भरवाया गया है, तो फार्म भरने के दौरान कांग्रेस ने जिस तरह, विकास उपाध्याय ने खासकर रायपुर लोकसभा क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्रों में इसका असर रहा है, नहीं रहा नहीं कह सकते। लेकिन जो छवि की जब बात आती है, जब रिजल्ट परिणाम के आता है, तो एक मोदी की छवि, दूसरा ऊपर से ब्रिजमोहन अग्रवाल की अपनी अलग छवि, आज तक के पराजित नहीं हुए। क्या लगता है कि लोगों से जो बात हुई, कौन जीत रहा है? निश्चित रूप से यहाँ पे जो लीड की बात आ रही है, जीतने की बाद में निश्चित रूप से ब्रिजमोहन अग्रवाल की अपनी छवि, जैसे मैं बता रहा हूँ कि खुद तो 8 बार जीते हैं, उसके साथ ही 7 बार जो रमेश बैर लगातार यहाँ पे सांसद रहे हैं, तो उनका भी चुनाव संचालन का काम वो ब्रिजमोहन अग्रवाल ही करते रहे। तो उनका एक चुनाव लड़ने की अपनी शैली, कई उपचुनाव में भी वो जब उनको जिम्मेदारी दी गई तो वहां भी जीत के निकाले। तो एक छवि, एक युवा चेहरा विकास उपाध्याय उभरता हुआ चेहरा है। लेकिन एक अनुभव के मामले में जो ब्रिजमोहन अग्रवाल का अनुभव, निश्चित रूप से रायपुर में पिछला चुनाव देखेंगे 3,48,000 के लीड यदि सुनील सोनी को मिली है, तो उसमें भी चुनाव संचालक ब्रिजमोहन अग्रवाल थे। तो रायपुर में निश्चित रूप से कहा जा सकता है ये सीट तो कम से कम बीजेपी की झोली में जाने वाली है। अच्छा, क्या आप सहमत हैं कि जो मुद्दे बता रहे हैं महिलाओं का फैक्टर और जीत का जो इशारा उन्होंने किया है रायपुर के लिए? रायपुर का मुद्दा ये है कि ब्रिजमोहन जी चाह के भी नहीं हार सकते। मतलब ये साफ है। आपकी भी राय में रायपुर का? हाँ, रायपुर की फाइट जो है वो लीड की फाइट है। अभी आप सिंपल बहुत ही एक लाइन में अगर इसका जवाब आपको दे जुल्फी भाई, तो ये केवल कि आप लीड कितने की आएगी, चर्चा का विषय वो है। ये नहीं कि भाजपा जीतेगी या हारेगी, ये विषय ही नहीं है। विषय ये है कि कितनी लीड आ रही, क्या वो देश में रिकॉर्ड बना पाते, क्योंकि वो शख्स देश में रिकॉर्ड बनाने के लिए इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। यशवंत जी, क्या आप भी यही मान रहे हैं? हाँ, बिल्कुल, कोई इस पे किंतु परंतु कुछ भी नहीं है। और जो उचित जी ने कहा और बाकी जो केके जो बोल रहे हैं, जितने भी जो मुद्दे केके ने गुनाए, ये सारे मुद्दे यहाँ गौण है, खासकर रायपुर में।
यहाँ मतलब ये आपका भी है तो मतलब राय आपकी भी मतलब रायपुर को लेकर देखिए रायपुर में लगभग ये माने कि सबकी राय एक है। रायपुर में जो फाइट है वो फाइट बिटवीन पर्सनैलिटी है। बृजमोहन अग्रवाल जो बीजेपी के लीडर है, एक जाना पहचाना नाम है, बहुत वरिष्ठ लीडर रहे हैं, तो वो कॉन्टेस्ट जो है वो कॉन्टेस्ट एक उनके लिए एक इजी फाइट है। देखना जितना इंटरेस्टिंग ये होगा कि उनकी लीड कितनी कहाँ तक बनती है। तोमर जी आपसे भी राय ले ले, मतलब फिक्स है रायपुर का जो सबकी राय आ रही है कि मैं जरा सा इससे करूंगा, कांग्रेस को पराजित करना तो एक उद्देश्य था ही बीजेपी का यहाँ पे, खासकर इसके अलावा कुछ और साबित करना था। शायद वो अपने ही दल के नेताओं को साबित करना चाहते हैं, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा मतों से जीत के अपने को बेहतर तरीके से राष्ट्रीय राजनीति में स्थापित करना चाहेंगे। ये मेरा अपना। अब इसके अलावा रायपुर की बात हो गई क्योंकि रायपुर काफी हाई प्रोफाइल सीट रही। अब बात कर लेते हैं हम महासमुंद की। महासमुंद में कई सारे फैक्टर हैं। यशवंत जी आपको क्या लगता है? देखिए, महासमुंद रायपुर से लगी हुई सीट है। महासमुंद में सबसे महत्वपूर्ण है प्रत्याशियों का। प्रत्याशी आप दामोदर साहू वहाँ कांग्रेस से लड़ रहे हैं, मतलब, और बीजेपी से आपकी रूप कुमारी चौधरी। यस, यहाँ जातिगत समीकरण बहुत काम कर रहा है। ये सारी चीजों के अलावा जितने मुद्दे हम जो चाहे मोदी जी की गारंटी वाला हो, चाहे 3100 रुपए धान का हो, इसके अलावा यहाँ जातिगत समीकरण बहुत काम कर रहा है। आपने देखा होगा कि पिछले 2-3 बार से वहां पर साहू ही सांसद बन रहा है, बीजेपी का हो। हालांकि कांग्रेस से तो अजीत जोगी के बाद कोई बना नहीं अभी तक, और वो सीट ऐसी रहे कि विद्याचरण शुक्ल की सीट है, उसको अपन मान के चल सकते हैं कि कांग्रेस के वो स्थापित सीट है, लेकिन साहू को मिलने के कारण बीजेपी को मिलती रही। क्या हुआ है कि वहां से चुन्नीलाल साहू की टिकट कटने के बाद और अरुण साहू के उप मुख्यमंत्री बनने के बाद साहू समाज का एक कहना यह था कि उनको 2 सांसद से 2 रहना चाहिए। तो ऐसा इसी को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने दामोदर साहू को वहां उतारा। दामोदर साहू की स्थिति मतलब आपके हिसाब से जो लोग बता रहे हैं तो मजबूत है? हाँ, वहाँ मजबूत। अच्छा, आपको भी लगता है कि मजबूत है महासमुंद सीट? साहू फैक्टर काम कर रहा है स्पॉट में भी? ये अपने प्रदेश में जात बिरादरी और फैक्टर तो काम करता ही है, करता है ना, मतलब उसके हिसाब से सही बोल रहे हैं कि लेकिन मैं मानता नहीं कि इस चुनाव में ऐसा होगा। साहू बहुल्य क्षेत्र है, उसी रणनीति के तहत कांग्रेस ने उनको उतारा है। ये हकीकत है कि वो अपने समाज की भी सेवा कर चुके हैं, अध्यक्ष रह चुके हैं, तो उस फायदे को जातिगत फायदे को लेने के लिए कांग्रेस उस जगह से उनको उतारा है। और जो सबसे टफ फाइट, आप जो कुछ सीटें हैं जिससे बहुत टफ फाइट है, उसमें से एक महासमुंद है। अच्छा, टफ फाइट आप भी मानते हैं? महासमुंद में फाइट टफ है। साहू कम्युनिटी का एक बड़ा प्लस पॉइंट ये रहता है, ये यूनानिमस को वोट करते हैं। तो अगर उन्होंने फैसला कर लिया दूर या किसी और में कि हमें एक जगह एक पार्टी को वोट देना है, तो उसका ट्रांसफर इफेक्ट दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसी में पड़ता है। इसलिए कॉन्टेस्ट वहां पर फाइट है, क्लोज है। महासमुंद में क्लोज फाइट है। और अब बात करते हैं राजनांदगांव, क्योंकि छत्तीसगढ़ की सबसे हाई प्रोफाइल सीट राजनांदगांव, क्योंकि वहां से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मैदान में है। मौजूदा भाजपा के सांसद संतोष पांडे। हम उचित शर्मा जी से इस पर राय लेते हैं। उचित जी ने काफी नजदीक से वहां पे चर्चा की है, लोग क्या कह रहे हैं, किन मुद्दों पर चुनाव हुआ है? जुल्फी जी, वहां पे अगर देखिए 3 सीट प्रथम चरण में चुनाव हुए हैं, तो बस्तर, कांकेर और राजनांदगांव प्रथम चरण में इन तीनों सीटों की जो कैंडिडेट को जिताने का जो जिम्मा था इस बार आरएसएस का था। इस बार इन्होंने टिकट भी उन्होंने फाइनल की है कि तीनों सीट पे आप देखेंगे कि लगभग एक आदिवासी बेल्ट आ जाता है, तो ये इसको जिताने का जिम्मा आरएसएस का था, उन्होंने टिकट फाइनल की। संतोष पांडे वर्तमान में भी सांसद है। संतोष पांडे के ऊपर कई एलिगेशन भी है, निष्क्रियता का एक बहुत बड़ा एलिगेशन आप इसको मान सकते हैं। वही इसके इधर भूपेश बघेल की अपनी एक छवि है, छत्तीसगढ़ की अस्मिता है। 5 विधानसभा में उनके कैंडिडेट है, उम्मीदवार विधायक है, और ओबीसी बहुल के बड़े नेता बन के उभरे हैं इन पिछले 5 सालों में। तो ये प्लस पॉइंट जाता है भूपेश बघेल के साथ। भूपेश एक ब्रांड नेम तो 5 साल में बने हैं, नो डाउट, इसमें तो इनकार नहीं किया जा सकता कि छत्तीसगढ़ की अस्मिता हो गई, भूपेश काका हो गए, और ओबीसी के नेता हो गए, 5 उनके विधायक है, तो काफी पॉजिटिव चीजें उनको। जो पब्लिक है
वो भूपेश बघेल में के साथ होती नजर आ रही है क्या आपको? शुरुआती दौर में तो देखा गया कि उनकी पार्टी के उनके लोग ही खिलाफ थे, ये बात भी सत्य है, क्योंकि इसके पहले विधानसभा चुनाव में उन्होंने अपने मित्र को उतारा था, जो बड़ी बुरी तरीके से हार भी हुई। लेकिन ये भी इनकार नहीं किया जा सकता कि भारतीय जनता पार्टी का एक वो जो बेल्ट है, खैरागढ़ कवर्धा, ये जो बेल्ट है, ये बीजेपी डोमिनेटिंग बेल्ट। यहाँ जो जीत के आते हैं जो लोग 30,000, 40,000, 50,000, 60, इस तरीके से भाजपा के लोग जीत के आते हैं। तो ये आप हाई प्रोफाइल सीट में मैं कहूँ कि आप जो 3 सीट जो बहुत क्लोज फाइट है, उसको भूपेश बघेल की सीट को कह सकते हैं आप कि राजनांदगांव एक बड़ी टफ कंपटीशन के रूप में आप देख सकते हैं, क्योंकि संतोष पांडे अब इतने मजबूत भूपेश के सामने इसलिए नहीं दिखते कि निष्क्रियता भी है, भूपेश का अपना चेहरा है, उनकी अपनी छवि है, अपनी छत्तीसगढ़ की अस्मिता है। तो तमाम ऐसे मुद्दे होते हैं जो भूपेश के फेवर में जा रहे हैं। तो मैं एकदम से नहीं कहूंगा कि भाजपा की लहर के बाद भी, हालांकि इस बार लहर नहीं है, मैं एक्सेप्ट नहीं करता कि 2019 के मुताबिक आपने जो इनपुट मिला, लोगों से बात हुई, वोटरों से, तो क्लोज फाइट बोलेगी जुल्फी जी, क्लोज फाइट आप इसको क्लोज फाइट है, राजनांदगांव में बीजेपी क्लोज फाइट है। मतलब ये जो वोट कर रहे हैं वो शॉर्ट में ही रहेगा, मतलब क्लोज फाइट लग रही है कि जीत रहे हैं। देखिए, विधानसभा में भी 4-4 सीट रही है कांग्रेस और भाजपा की, और उसके बाद अभी की स्थिति आप देखेंगे तो वहां पे विधानसभा वार बटेगा। दोनों में से कोई ऐसे प्रत्याशी नहीं है जो सभी विधानसभा क्षेत्रों से लीड ले ले। तो कौन अपने विधानसभा क्षेत्रों में ज्यादा लीड लेके आता है और दूसरे वाले ठीक है, राजनांदगांव में 2 चीजें गौर करने वाली है। अगर वहां पर ओबीसी कार्ड चला तो उसमें कांग्रेस के प्रत्याशी को फायदा होने की गुंजाइश है। दूसरा, जैसे हमारे मित्र भी कह रहे थे कि पहली बार कांग्रेस जो है लोकसभा में गई है 5 साल के शासन करने के बाद, इसलिए लोगों के जहन में कांग्रेस के स्कीम्स, जो प्लान, प्रोग्राम्स है, वो अभी ताजे हैं। तो उसका भी फैक्टर खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्र में पड़ने की गुंजाइश है, जबकि राजनांदगांव एक बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड सीट माना जाता है। इसके अलावा भी एक और बात कर लेते हैं, यशवंत जी से ही बात कर लेते हैं। अभी हमने यशवंत जी से बात की महासमुंद, दुर्ग भी आपके पकड़े के उस क्षेत्र से आते हैं, लंबे समय से हैं और वहाँ की लोकल पॉलिटिक्स को समझते हैं। तो दुर्ग में भी जातिगत समीकरण चला या कोई और मुद्दे रहे जिस पर वोट हुआ? हाँ, जातिगत समीकरण चला, लेकिन वो इफेक्टिव दिख नहीं रहा है। जिस तरह हमारी वोटर से बात हुई, वो दिखा नहीं। जैसे विजय बघेल पिछला चुनाव 3,91,000 वोट से जीते थे, और राजेंद्र साहू वहाँ कांग्रेस से कैंडिडेट थे, वो भूपेश बघेल के काफी खास माने जाते हैं। लंबे समय से वो कांग्रेस की राजनीति में सक्रिय है, पहला भी चुनाव लड़ते रहे। उन्हें इस बात की, भूपेश बघेल जी को भी और कांग्रेस को भी इस बात की उम्मीद थी कि साहू समाज ठीक वैसी काम करेगा जैसा ताम्रध्वज साहू के लिए 2014 में किया था, और मोदी लहर में ताम्रध्वज साहू वो दुर्ग से चुनाव जीते थे। लेकिन वैसा माहौल अभी नहीं था। एक्चुअल में होता क्या है, वहां पर जो 9 सीटें हैं उसमें वैशाली नगर, भिलाई नगर और दुर्ग, ये जो अर्बन एरिया है ये तय करता है। इसकी लीड इतनी ज्यादा रहती है कि बाकी ग्रामीण क्षेत्रों की लीड वो सेट नहीं हो पाती। इसलिए इसका जो लपोलुआ या रिजल्ट ये कह सकते हैं कि वहाँ बीजेपी ही गेन करेगी, दुर्ग में बीजेपी गेन करेगी। अब बात करते हैं हम बस्तर की, क्योंकि बस्तर भी हमेशा से चर्चा में रहता है नक्सलिज्म के। तोमर जी से हम बात करते हैं बस्तर को लेकर। बैठिए आप। तो तोमर जी, बस्तर को लेकर लोगों से आपकी बात हुई, लोगों ने कौन कौन से मुद्दों पर वोट किया? देखिए, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट है या करप्शन है, बस्तर पे इसका कोई असर नहीं। असर किस बात को लेकर? ट्राइबल एंड नॉन ट्राइबल। सबसे बड़ी दुखद स्थिति है कि आने वाले समय में धीरे धीरे जितनी सरकारी संस्थाएं, उस पर से ट्राइबल्स का विश्वास उठते जा रहा है, जो किसी भी डेमोक्रेसी के लिए बहुत खतरनाक है। अब रहा कैंडिडेट, कांग्रेस का जो कैंडिडेट है, जो चीज कांग्रेस लैक करती रही है, जैसे चालाक, सामदान, दंड, विभेद लागू करना, बाकी कांग्रेस में कमी हो सकती है, लेकिन बस्तर के कैंडिडेट में ये सारी गुण भरे हुए हैं। मतलब लोगों से जो चर्चाएं हुई, तो कौन जीतता नजर आ रहा है आपको बस्तर में? देखिए, बस्तर में चूंकि चुनाव बहुत पहले हो गया था, वो असर नहीं हो पाया है। जो आज अगर चुनाव हो रहा होता तो मैं खड़े होके कह सकता था कि कांग्रेस को जीतने से कोई नहीं रोक सकता है।
उस समय थी फंसी हुई सीट है। अच्छा, उसके अलावा जो कांकेर भी है वो भी रिजर्व सीट है। हाँ जी। जगदल बस्तर में एक बड़ा शहर जगदलपुर है, बाकी माइनिंग टाउन है, और दंतेवाड़ा चूंकि तीर्थ यात्री आते हैं, तो जो जगदलपुर है, दंतेवाड़ा है, मेन जगह है, वहां तो बीजेपी बहुत अच्छा कर रही है। रूरल के अंदर के तरफ कवासी लकमा हावी उनकी भाषा को, उनकी समस्या को, उनके बीच नाच के गा के वो सारी हरकतें करना जानता है जो कोई भी एक चतुर कैंडिडेट करता है। अच्छा उचित जी, कांकेर को लेकर क्या है, क्योंकि पिछली बार भी अगर देखें तो कांग्रेस के जो प्रत्याशी वीरेश ठाकुर थे वो बहुत कम अंतर से हारे थे, इस बार क्या लग रहा है आपको? जुल्फी जी, मोदी लहर 2019 में थी, बात से कोई इनकार नहीं कर सकते। उस लहर में भी 2 सीट जो कांग्रेस बचा पाई थी वो एक कांकेर की थी। कांकेर की सीट 6000 से लगभग वीरेश ठाकुर जी हारे थे। तो जब 3,92,000 से लोग हार रहे हैं, कोई 282 से हार रहा है, तो 1 लाख की लीड है, कोई 3,42,000 से हार रहे हैं, उस वक्त 6000 से वीरेश ठाकुर हारे थे। काफी सम्मानजनक पोजीशन में हारे। इस बार 20-25 साल से हमेशा से वो टिकट मांग रहे हैं, काफी हार्डकोर कांग्रेसी आप उन्हें कह सकते हैं, जमीनी नेता है ये कह सकते हैं। और उनके पक्ष में कुछ बातें जाती है कि कांग्रेस पार्टी का उनको समर्थन है, और जमीन के नेता आप कह सकते हो। पिछली बार के चुनाव में सबसे कम वोट से हारने वाले कैंडिडेट जो रहे वही रहे। तो अभी जो है वही इसके इतर भाजपा के जो नाग जी जो है वो विधायक रह चुके हैं। इनके बारे में कई चीजें मतलब इतना पब्लिक से कनेक्टिंग नहीं है अभी तक। हालांकि वो इस समाज के आप पंडित भी बोल लीजिए, इस समाज के वैद्य भी बोल लीजिए, इस समाज के बहुत सारे सोशल वर्कर वो काम करते हैं, लेकिन वही वीरेश ठाकुर जी की वीरेश ठाकुर पब्लिक से कनेक्ट कर पाए हैं आप बिल्कुल कह सकते हैं। वहीं पे क्योंकि पिछली बार भी उनकी अच्छी मेहनत थी, इस बार मेहनत का फल मिले ना मिले, लेकिन वहीं इसके भी नहीं भूल सकते ये जो अंदरूनी क्षेत्र में आरएसएस काफी मदद कर रही है इस बेल्ट में। फिर बीच में एक चर्चा ये भी कि आरएसएस ने इस बार बीजेपी को बहुत ज्यादा मदद नहीं। मुझे कुछ सीटों पे तो जो लगता है ऐसा नहीं कि पिछली बार के तो नहीं, मुझे लगता कि ये सत्य है। आरएसएस के लोग जो 3 बेल्ट में कह रहा हूँ, जो आरएसएस की जिम्मेदारी है वो राजनांदगांव, कांकेर और बस्तर की सीट, टिकट भी लगभग इन्हीं के नियर एंड डियर है। तो जो मूल बुनियादी मुद्दे हैं कांकेर के जब हो रहे थे लोकसभा में, देखिए आरक्षण एक बड़ा मुद्दा है, धर्मांतरण एक बड़ा मुद्दा रहा है। चला क्या आरक्षण का नहीं वही समस्या है कि आज वो उनकी अपनी समस्या है जिसमें चर्चा नहीं हो रही। उनकी धर्मांतरण बड़ी समस्या, उनके आरक्षण को लेके राज्यपाल के मामले अटके हुए हैं। उनके बस्तर पूरे बेल्ट के आप देखो तो बस्तर बेल्ट में नगर नार एक बड़ी समस्या है। वोट किस मुद्दे पर हुआ, एक लाइन में मैं वही कह रहा हूँ कि वोट तो केवल परसेप्शन, जो मोदी परसेप्शन बना हुआ है मोदी जी के नाम पे, भाजपा भी जो वोट मांग रही है वो मोदी जी के नाम पे ही मांग रही है। इसको लग रहा है कि किसकी तरफ झुकाव है? देखिए मुझे तो ये सीट उनमें से है, मैं कह सकता हूँ आपको ओवरऑल जब आप समीक्षा करेंगे तो मैं डिटेल में और बताऊंगा आपको, लेकिन मैं इस सीट को उन सीटों में डालता हूँ जहां नेक टू नेक फाइट है। क्लोज फाइट मतलब फाइट नहीं बोल रहा हूँ जी, नेक टू नेक फाइट वाली कैटेगरी में इसको मैं लूंगा। कांकेर नेक टू नेक फाइट में है। कुछ और सीट पे बात करते हैं, के शर्मा जी से हम बात करते हैं। बिलासपुर, क्योंकि बिलासपुर भी छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही अहम सीट है, और अगर देखें तो पिछले चुनाव में ज्यादातर छत्तीसगढ़ में तो भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, छत्तीसगढ़ में तो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ ही जैसा हो गया। तो बिलासपुर को लेकर क्योंकि देवेंद्र यादव दुर्ग से गए और वहां पे फाइट की, तो क्या लगा कि कौन कौन से मुद्दों पे चर्चाएं मतदान हुआ है? देखिए वहां पे एक अन्य जो बताया कि जो मुद्दे हैं, जैसे महिलाओं को राशि मिली है वो उसकी बात करें या किसानों की बात करें, इसके साथ ही बिलासपुर में महत्वपूर्ण फैक्टर होता है कास्ट की, जातिगत क्या कारण है। देवेंद्र यादव को भिलाई से भेजने का एक कारण भी यही है कि वहां यादव बाहुल्य है, यादव के साथ साहू बाहुल्य, तो दोनों ही वहां पे टकरा रहे हैं, यादव और साहू दोनों ही प्रत्याशी। यादव साहू पोलराइज हुए अलग अलग जाति को लेकर, निश्चित रूप से इसको लेकर के वह जातिगत का पहले भी रहा है, यादव को लेकर के वहां पे लगातार आप देखेंगे कि बिलासपुर में जाति देवेंद्र यादव जो प्रयास किए वहां पे कहा जाए, लेकिन एक बाहरी प्रत्याशी का जो एक छवि है उसकी एक कितना असर होता है। लेकिन भाजपा का वो गढ़ रहा है लगातार, चाहे वो आरक्षित सीट रहे तब की बात है, लगातार वहां पे आप देखेंगे तो इस बार जो स्थिति है कितना मेहनत किए हैं ये है। लेकिन मतलब इसे टफ फाइट में आप मान
टफ फाइट मतलब कहने का इसी तरह तात्पर्य झुकाव है। कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि भाजपा वहां पे गेन कर लेगी बिलासपुर। त्र्यंबक जी, आपको क्या लगता है कांकेर के लिए, बिलासपुर के लिए बिलासपुर के लिए, बिलासपुर में टफ फाइट तो हो सकती है। टफ फाइट आपको लगता है? आपको एजाज जी, बिलासपुर में टफ फाइट है? बिलासपुर पे फाइट टफ है। बिलासपुर एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ की मैं उम्मीद कर रहा हूँ देयर कैन बी एलिमेंट ऑफ सरप्राइज रिजल्ट में। एक सरप्राइज एलिमेंट वहां पर हो सकता है रिजल्ट में। अच्छा, रायगढ़ लोकसभा सीट की काफी चर्चा है क्योंकि मुख्यमंत्री विष्णुदेव से आते हैं। उसके बारे में सबसे अच्छा किसकी राय है, कौन किसके पास इनपुट है? तो रायगढ़ पे अगर हम चर्चा करें तो आपसे, आपकी जानकारी में है कि उचित जी आपके? हाँ, रायगढ़ महत्वपूर्ण है कि वहां पे पूरे छत्तीसगढ़ में एकमात्र राजघराने से प्रत्याशी वहां पे है। कांग्रेस ने जो प्रत्याशी उतारा है वो राजघराने की प्रत्याशी, वो कितना असर होता है वहां पे? मेनका सिंह जो है सारंगगढ़ राजघराने से है, और पूरे अभी तक के जो छत्तीसगढ़ में विभिन्न कहीं न कहीं से खैरागढ़ की बात कर ले या अन्य स्थानों पे सरगुजा में बात कर ले, ये राजघराने के एक प्रत्याशी एक पहली बार है। यदि वो हारती है तो पूरा राजघराना छत्तीसगढ़ की राजनीति में, जैसे टीएस सीधे हार चुके हैं। ये मुख्यमंत्री का भी क्षेत्र अगर मान लो, मुख्यमंत्री एक कारण ये है, दूसरी चीजें मुख्यमंत्री का क्षेत्र वहां पे है, तो मुख्यमंत्री पूरा निश्चित रूप से वहां पे लगातार विष्णुदेव साहब वहां पे सांसद रहे हैं और अभी मुख्यमंत्री हैं, तो निश्चित रूप से उसका असर रहेगा। जो काम को लेकर, आदिवासियों को लेकर के, आदिवासी क्षेत्रों में जो काम की बात है, विकास की बात है, तमाम प्रकार की बातें मुख्यमंत्री का रहते हुए जो गढ़ है कहा जाए, आदिवासी क्षेत्रों में जो आरक्षण का एक बड़ा मुद्दा कांग्रेस उठाई है, वो उसका कितना असर होता है। लेकिन देर सवेरे आप देखेंगे कि तो मुख्यमंत्री होने के कारण एक प्रतिष्ठित सीट है, और लगता है कि कांग्रेस को वहां पे, जो मुझे लगता है कि राजघराने के जो माहौल में बता रहा हूँ, वो समाप्त कांग्रेस के लिए टक्कर की स्थिति में है कि कहीं झुकाव है किसी का, पब्लिक से जो परसेप्शन आया? नहीं, मुख्यमंत्री है इसलिए निश्चित रूप से पुराने रिकॉर्ड को देखेंगे, अभी मतदाताओं के जिस तरह से राशि मिलती गई, आदिवासी हित की जो बात की गई, मुझे लगता है मुख्यमंत्री का विष्णुदेव साय का वहां पे विश्वास अभी है, उनका पकड़ है, तो निश्चित रूप से उसका लाभ भाजपा को मिलेगा। मुख्यमंत्री, आदिवासी मुख्यमंत्री बनाने का, खासकर उस क्षेत्र से। छत्तीसगढ़ की एक और हाई प्रोफाइल सीट कोरबा, जहां से भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय नेत्री सरोज पांडे मैदान में है, और मौजूदा समय में देखें तो चरणदास महंत की पत्नी जो मौजूदा सांसद है वो है। एजाज जी, कोरबा को लेकर जो मतदाताओं के बीच में आप गए होंगे, बात की, क्योंकि आपका भी लंबा अनुभव है, तो कौन से मुद्दों पर मतदान हुआ है और किसका वहां पे प्लस पॉइंट नजर आता है? ये कोरबा एक बड़ा इंटरेस्टिंग सीट इसलिए भी है कि वो पावर हब है। वहां महिला प्रत्याशी दोनों, जो बायपोलर कॉन्टेस्ट कांग्रेस और बीजेपी के में, दोनों जगह महिला प्रत्याशी दोनों मौजूदा में, एक राज्यसभा और एक लोकसभा के मेंबर है। इसमें महिला वोटर से डिसाइडिंग रोल प्ले करने की गुंजाइश है। वहां जो मुद्दे हैं, क्योंकि वो पावर हब है और कोल माइन एरिया है, आपको बता दूं कोरबा डिस्ट्रिक्ट जितना कोयला एक साल प्रोड्यूस करता है वो पूरे झारखंड स्टेट से ज्यादा कोयला है वहां पर। इसलिए लाजमी जो पहला मुद्दा रहता है वो पॉल्यूशन बिकॉज ऑफ फ्लाई ऐश। दूसरा मुद्दा वहां पर जो है, लोगों को चाहते हैं लोकल एम्प्लॉयमेंट, लोकल कनेक्टिविटी भी नहीं है, क्योंकि वो आप देखेंगे जो मेन रूट होती है वो मेन रूट कनेक्टिविटी से थोड़ा हटकर है कोरबा जिला। कोरबा इसी कारण से, क्योंकि आदिवासी बहुल भी है एरिया वो, तो वो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट होने के बावजूद भी इतना माइनिंग, इतना हाई माइनिंग एरिया, मिनरल, इतना डीएमए प्रोड्यूस करने के बाद भी कोरबा एक जो होना चाहिए एक प्रोग्रेसिव डिस्ट्रिक्ट के लेवल स्तर पर, उसका अभी तक पहुंच नहीं पाया है। तो ये सब मुद्दे तो रहेंगे। मौजूदा समय में जो मौजूदा सांसद हैं, तो उनको लेकर क्या हाँ, मैं जहाँ पे दोनों महिला प्रत्याशी हैं? कोरबा 2009 में अस्तित्व में आया एज ए लोकसभा। उसमें 2 बार कांग्रेस जीत चुकी है और 1 बार बीजेपी जीती है। ये चौथा चुनाव है कोरबा का वहां पे। वहां पर जो वर्तमान जो एमपी है, उनकी जीत तब हुई थी 2019 में, जब एक मोदी वेव था। आपको बता दूं छत्तीसगढ़ में इस बार नो वेव इलेक्शन है, कोई वेव लहर नहीं है छत्तीसगढ़ में, कोई वेव नहीं है। उस वक्त 2019 में मोदी वेव फैक्टर वो स्ट्रॉन्ग फैक्टर था, उसमें वो जीत दर्ज की थी। उसके बाद प्लस पॉइंट यही है कि उसकी सिंप्लिसिटी, लेकिन उनकी उपलब्धता अपने क्षेत्र में नहीं होने की वजह से बीजेपी उस पर एनकैश कर रही है। बीजेपी ने तो यहाँ तक कहा है कि कोरबा तो जिला छोड़िए, उनके पार्लियामेंट में भी उनकी मौजूदगी शी वाज फाउंड मिसिंग, पार्लियामेंट में भी, तो ये उनके खिलाफ जा रहा है। सरोज पांडे जो एक कैंडिडेट है वो डायनेमिक लीडर है,
उनके खिलाफ उनके साथ एक बड़ा प्लस पॉइंट जो एक है कि वो एक समय में मेयर भी थी, एमपी भी थी, एमएलए भी थी, लॉन्ग बैक 2009 तो बस, लेकिन वो एक आउटसाइडर फैक्टर जो उनके खिलाफ में कांग्रेस को लग रहा है कि उनको साथ कुछ गेन फैक्टर मिल सकता है, बीइंग एन आउटसाइडर। वो दूर में है, वो वोट भी नहीं दे पाई कोरबा में क्योंकि आउटसाइडर है वो। अच्छा त्र्यंबक जी, मुझे ये बताइए कि छत्तीसगढ़ में अगर गिनाए हम तो 5 ऐसे कौन से मुद्दे थे जिस पर लोगों ने मतदान किया है? 5 मुद्दे हमारे एक तो किसान वाला मुद्दा था, ठीक है, किसान हुआ, महिलाओं वाला है, ठीक है, युवाओं वाला है, खासकर वो जो नौकरी और यूपीएस यहाँ की जो सीजीपीएससी वाला जो हुआ है मामला, स्कैम जो हुआ है, वो बहुत ज्यादा मतलब लोकल मुद्दे ही रहे। मतलब लोकसभा में ना, लोकसभा में मेरा जो मानना है एज ए कार्टूनिस्ट कि हमारी जनता जो है, वोटर जो है, बहुत ज्यादा मैच्योर हो गया है, उसके बाद इंफॉर्मेशन आ गई है, अब वो लोकल मुद्दों को इससे जोड़ता नहीं है ना, ध्यान में रखता है, लेकिन उसको ये देखना है कि अगर मैं भूपेश बघेल जी को जिता रहा हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, अगर मैं महेंद्र जी के वाइफ को जिता रहा हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, है ना। तो वो अगर अब ये मैच्योर हो गया है, क्योंकि अब वो उसके पास सोशल मीडिया आ गया है, मोबाइल आ गया है, तो पिछले 2 इलेक्शन से वो और ज्यादा आगे बढ़ चुका है और उसमें युवा ज्यादा आ गए, फर्स्ट टाइम वोटर ज्यादा आ गए, तो मुझे जो लगता है कि वो ओवरऑल देखेगा कि मुझे क्या फायदा है, क्योंकि अब फायदे का ही सौदा है उसके लिए, क्योंकि उसके घर कोई जा नहीं पाता है वोट मांगने के लिए, कोई कैंडिडेट आ नहीं पाता है इसमें। अच्छा, एक और मेरा सवाल आपसे ही पूछ लेते हैं जसवंत जी कि जो राष्ट्रीय मुद्दे रहे, इलेक्टोरल बॉन्ड, आरक्षण, संविधान बदल देना, इस पे कहीं छत्तीसगढ़ में कोई चर्चा हुई क्या? हाँ, एक जगह हुई चर्चा, मतलब जांजगीर लोकसभा में आरक्षण को लेकर और खासकर संविधान बदल देने को लेकर ये चर्चा हुई और उस पर वोट भी पड़ा। आप जो बोल रहे हैं किस पर वोट पड़ा, जांजगीर क्योंकि सुरक्षित सीट है, मतलब आप ये मानते हो जांजगीर के? हाँ, जांजगीर के लिए बिल्कुल वो सुरक्षित सीट है, वो हम गए भी है ना, वहाँ घूमे भी है, तो उसमें आरक्षण को लेकर खासकर संविधान बदल देने के तीसरे फेज तक ये आ गया था, संविधान बदलने वाला तीसरे फेज तक। तुम्हारी आपका सर हिला रहे हैं, सर आपको नहीं लगता कि हुआ है यहाँ, उस पर असर नहीं है, भ्रष्टाचार। ये इशू जो है, ये जो इशू आप जुल्फी जी बोल रहे हैं, ये टॉक ऑफ द टाउन है, टॉक ऑफ द ट्राइब्स नहीं। और हमारे यहाँ जो मोस्टली फैक्टर है वो ट्राइब्स काम करता है। वैसे वर्तमान परिस्थिति में जो मुझे लगता है कि एमवाई फैक्टर ही काम करेगा। एमवाई फैक्टर यूपी वाला नहीं, मुस्लिम और यादव, एमवाई फैक्टर से मेरा सीधा सीधा अभिप्राय है महिला एवं यूथ, ये एमवाई फैक्टर वो ज्यादा कारगर साबित होगा किसी भी राष्ट्रीय दल को जीत दिलाने के लिए। ये फैक्टर बहुत काम होगा। लेकिन जिन मुद्दों पे आप चर्चा कर रहे हैं, इससे किसी भी तरह का संवाद तो किसी से नहीं हुआ है, ना ही उसमें लेके कोई बड़ा इशू और विषय बन पाया है। अच्छा, सरगुजा को लेकर भी बड़ी चर्चा है क्योंकि उप मुख्यमंत्री रहे हैं टीएस सिंहदेव, उनका क्षेत्र है, उस सीट पर क्या समीकरण रहे, मतलब आप सरगुजा को लेकर पूछ रहे हैं? सरगुजा आदिवासी बहुल क्षेत्र है, जो आरक्षण का मुद्दा कह रहे हैं, निश्चित रूप से आदिवासियों के हाथ में एक ही चीज है अभी, जो उनको लगता है ये नहीं छीनना जाना चाहिए। अच्छा, ये आपको भी लगता है क्या आजाद जी? सरगुजा में मतलब आरक्षण का विषय चला है क्या? आरक्षण विषय है, उसका इम्पैक्ट तो चलेगा, इसलिए चलेगा। देखिए, एक बड़ी अच्छी बात है जो छत्तीसगढ़ में देखा गया है कि जितने बड़े लीडर जो दल बदल कर चुनाव लड़े हैं वो हारे हैं, इसलिए सरगुजा मेरे लिए इसलिए रोचक बन जाता है कि ये जो अंग्रेजी में कहते हैं टर्न कोड, तो ये टर्न कोड जो अभी चिंतामणि महाराज जो वहां पर कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए हैं, उनका परफॉर्मेंस से जनता किस तरह का अपना रिस्पांस देती है, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। और ट्राइबल्स भी सब कास्ट होते हैं, तो मेजोरिटी जो कास्ट है गोंड की वो कांग्रेस कैंडिडेट की है, 60% पॉपुलेशन जो है गोंड की वो कांग्रेस कैंडिडेट की है। और ये जो अपने मतलब आपका ये कहना है कि कांग्रेस एज में हो? हाँ, कांग्रेस एज में कह सकते हैं, फाइट इज वेरी क्लोज ही कह सकते हैं। चिंतामणि जी की चिंता थोड़ी सी कहीं दिख रही है। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद जब भी चुनाव हुए हैं तो भारतीय जनता पार्टी को कभी 9 सीटें मिली हैं तो कभी 10 सीटें मिली हैं। पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 9 सीटें जीती, कांग्रेस ने 2 सीटें जीती। हमारे साथी हैं सीनियर जर्नलिस्ट, इनसे अब पूछ लेते हैं कि आखिरी में जो लोगों से बात हुई है
तो 11 में से किसको कितनी सीटें मिलती नजर आ रही हैं आपके हिसाब से? अगर देखें लोगों से जो बात हुई, किसको कितनी सीटें देख रहे हैं? अभी जितने वरिष्ठ पत्रकार साथियों ने जिनको टफ कहा है, वो समझ जाओ कांग्रेस कम वोट मतदान अंतर से निकाल भी सकती है। जैसे पिछला चुनाव आप देखेंगे तो 36,000 के लीड से कोरबा का है, 26,000। मतलब आंकड़ों में अगर कन्वर्ट होगा तो कितना होगा? कम अंतर से यदि कांग्रेस निकालती है, जैसे मान लीजिए राजनांदगांव महासमुंद को है, तो आपकी नजर में छत्तीसगढ़ की 11 में से कितनी सीटें कहाँ जा सकती है जो लोगों के परसेप्शन से आया? देखिए 1999 से जितने इलेक्शन छत्तीसगढ़ में हुए हैं अब तक लोकसभा के, बीजेपी को हमेशा एज रहा है, इस बार ही बीजेपी को एज रहने वाला है। फाइट जो है कम से कम 5 सीट में इस बार फाइट दिखी, 5 सीट फाइट है, और रिजल्ट्स कम से कम 4 सीट में कैन गो इधर वे, दोनों तरफ जा सकती है, कम से कम 4, मैं ऐसा मानता हूँ। जी आपका क्या मानना है? मतलब जैसे एजाज भाई ने बोला कि 4 से 5 सीटों में बड़ी टफ है और वो रिजल्ट इधर से उधर हो सकता है, तो मतलब कांग्रेस वाले उसको अपनी तरफ मान भी सकते हैं। आपको क्या लगता है? देखिए मेरा कहना है, पहले 1 सीट मिली थी, ठीक है, फिर 2 मिली, तो मैं ज्यादा से ज्यादा 3 दे सकता हूँ कांग्रेस को। लेकिन वैसे मुझे तो लगता है कि 11 से 11 मिलना चाहिए बीजेपी को, क्योंकि उसको जनता को जो है, वोटर को जो है, उसको सरकार चाहिए केंद्र में। इसलिए मुझे तो वो लगता है कि 11 से 11 मिलना चाहिए। लेकिन फिर भी चूंकि इतना सब लोग बोल रहे हैं फाइट है, तो मैं 3 दे देता हूँ कांग्रेस को। अच्छा यशवंत जी आपका क्या अनुमान है? हम तो 7-4 का बताएंगे। अच्छा 7-4, मतलब बीजेपी को आपको लगता है कि उसके बाद भी 7 सीटें और कांग्रेस की 4 सीटें। तोमर जी से पूछ लेते हैं, अब सबसे वरिष्ठ हैं तो उनके पास चलते हैं। तोमर जी आपको क्या लगता है कि 11 में से 3 या 4 कांग्रेस 3 या 4? हाँ, पहले से इम्प्रूवमेंट करेगी। और अगर देर से चुनाव होते, ये देखिए क्या हुआ, वेव चला है ये उत्तर प्रदेश से और बिहार से, जो कि बड़े देर से चला, और उस समय तक यहाँ आधे से अधिक इलेक्शन हो गए। अगर यहाँ देर से हुए होते, पासा पलट गया होता। उचित जी आप क्या मान रहे हैं? जो आप पूछना चाह रहे हैं ना जुल्फी जी, मैं स्पष्ट रूप से आपसे बताऊं कि हकीकत ये है कि पूरी 11 की सीट में मैं आपको कह रहा हूँ कि 4 सीट में भाजपा को एज है। वो चारों सीट में आपको बता दो, रायगढ़ भाजपा को एज है, बिलासपुर भाजपा को एज है, रायपुर है, दुर्ग, ये 4 सीट भाजपा को एज मिली हुई है। अब मैं आपको बता रहा हूँ फाइट और क्लोज फाइट, ये आप बाकी 4 सीट कोरबा, राजनांदगांव, बस्तर और सरगुजा, ये फाइट है। ठीक है, भाजपा को एज फाइट। अब मैं आपको 3 सीट वो दे रहा हूँ जहाँ नेक टू नेक फाइट है, जो आप एग्जैक्टली पत्रकारों के समूह से जानना चाह रहे थे कि क्या है। वो 3 सीट है, कांकेर, महासमुंद, चांपा जांजगीर, ये 3 एग्जैक्टली नेक टू नेक फाइट। आप ये नहीं कह सकते कि भाजपा जीत रही है, या ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस जीत रही है। 11 सीट की पूरी समीक्षा, जहाँ भाजपा एज है, जहाँ फाइट है, और यहाँ क्लोज फाइट है। छत्तीसगढ़ के वोटर का क्या मन रहा और उन्होंने किन मुद्दों पर वोट किए, हमने लोगों से, वरिष्ठ जो पत्रकार हैं उनसे चर्चा की, क्योंकि पूरे छत्तीसगढ़ में सभी ने घूमा है, सभी ने लोगों से बात की है, और जो बात निकल कर आई है तो वो ये कह सकते हैं कि एवरेज जो निकल कर आ रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं कि कांग्रेस को फायदा नजर आ रहा है, क्योंकि पिछली बार कांग्रेस ने 2 सीटें जीती थी, और इस बार जैसा कि यशवंत जी से बात हुई, के शर्मा जी से बात हुई, तो सभी लोगों का ये है कि क्लोज फाइट है, टफ फाइट है। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं जो समीकरण बन सकते हैं 2 से ज्यादा सीटों के कांग्रेस के पक्ष में बन सकते हैं। कैमरा पर्सन परवीन साहू के साथ जुल्फिकार अली, NDTV।